नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हर से सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर। आज यहाँ पर जो विषय है ना वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ विज्ञान, ठीक है। और अगर बात की जाए हमारे लेक्चर की तो ये शायद मेरा 22वां लेक्चर है। यहाँ पर मैं शायद आपको लिखना जो है वो गलती से टाइपिंग का हो गया इशू, ठीक है। तो बस आप ये समझिए कि आज से हमारा जो है वो तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 2 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा, जिससे कोई भी वीडियो जो है ना वो आपकी मिस नहीं होने वाली है, ठीक है। और आपका जो पढ़ाई चल रही है वो रेगुलर अच्छे तरीके से चलती रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले यहाँ पर 2-3 सारणी मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। और उन सारणी में आपको क्या करना है, यहाँ से प्रश्न बनता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। बनता क्या है, प्रश्न जो है ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव ही बनता है, तो आप उसको थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। और आज हम लोग जो तीसरा चैप्टर है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे 2 आपसे पूछा जा रहा है, एक तो लार का जो पीएच मान जो है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 2 पीएच मान है लार के। एक तो खाना खाने के पहले जो पीएच मान होता है वो 6.8 से 7.4 होता है। अब आपको पता है 6.8 जो है 7 पे तो विलयन उदासीन हो जाता है, ठीक है। 7 के ऊपर क्षारीय होता है, ठीक है। और जिसकी पीएच मान और 7 से कम तो हो तो वो आपका होता है अम्लीय, ठीक है। अब यहाँ पर 6.8 से शुरू हो रहा है, बोले सर ये 7.4 होगा तो क्षारीय होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अधिकांश जो आपका खाना खाने से पहले की जो लार का जो प्रकृति होती है वो बेटा अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति होती है। और खाना खाने के बाद क्या होता है, अम्ल का यानी कि जो पीएच मान होता है ना लार का वो और घट जाता है, यानी कि वो ज़्यादा अम्लीय हो जाता है। कैसा हो जाता है? यानी कि जब खाना खाने के पहले आपने देखा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 6.8 से 7.4। और सेकंड वाली में जब हम देखें, जब हम खाना खा लेते हैं ना तो उसका जो पीएच मान होता है बच्चा वो 5.8 से 6.3 के बीच में आ जाता है, ठीक है। ऐसे हम लोग बात करते हैं नींबू के रस की, तो पीएच मान बेटा होता है लगभग 2.2, लगभग में दिया गया, कहीं किताबों में आपको 2.3 या 2.1 थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इसकी भी प्रकृति बच्चा कैसी होती है? अम्लीय होती है, क्योंकि आपको पता है जिनका स्वाद खट्टा होता है वो आपके क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। हमने इनके गुण पढ़े हैं ना। जो रंग रहित वातित पेय पदार्थ होते हैं ना उनका जो पीएच मान होता है वो लगभग बेटा 6, 7 से कम है तो कैसा होगा? अम्लीय, ठीक है। ये आपको बेटा नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये वाली सारणी में जो चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं वो आपको याद करनी है, ठीक है। गाजर के रस की अगर बात करें तो बेटा 6.4 होता है, ठीक है। और इसका जो भी जो पीएच मान होगा वो 6.4 होने के कारण इसकी जो प्रकृति होगी बच्चा वो अम्लीय होगी, ठीक। कॉफ़ी की अगर बात करें बच्चा तो इसका 5.0 से 6.2 होता है इसका पीएच मान, तो 7 से कम है तो बेटा ये भी कैसा होगा? आपका अम्लीय होगा। साथ में देखिए टमाटर का जो रस होता है ना, तो ये क्या, इसका पीएच मान बेटा लगभग होता है 4, यानी कि 4 होता है। 4 है, 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा होता है पीएच मान तो बेटा क्षारीय होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें नल का जल जो होता है या तो वो 6.5 से 8.0 के बीच में इसका पीएच मान होता है। अब अगर 6.5 होगा या 8 होगा या 7 होगा तो वो बेटा अम्लीय होगा। अगर 7 के ऊपर निकल जाएगा तो वो बेटा कैसा होगा? क्षारकीय प्रकृति यानी क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 MnOH है ना कि अगर हम बात करें तो इसका जो पीएच मान होता है बेटा वो 13 से लेके 14 के बीच में होता है, यानी कि ये प्रबल क्षारीय होता है। पता है ना, हमने क्या कहा था? क्षारकता सीधे सीधे क्रम में बढ़ती है, और अगर हम यहाँ पर अम्लता की बात करें तो घटते हुए क्रम में बढ़ती है, ठीक है। सारणी आपको हमने बनाई थी वो आपको याद होगी। अगर हमें HCl की बात करें तो आपको पता है ये प्रबल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल क्यों होता है? क्योंकि इसका पीएच मान जो है बच्चा वो 1 होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग जगह पे जो इसकी अम्लता जो है वो घटती बढ़ती रहती है, लेकिन यहाँ पर 1 M अगर HCl की बात करें तो उसका जो प्रकृति होती है अम्लीय होती है। क्यों प्रबल अम्लीय होता है? क्योंकि इसका पीएच मान बच्चा होता है 1, ठीक है। उम्मीद है कि ये सारणी आपको अच्छे से समझ में आ गई। आगे चलते हैं बेटा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ फॉर्मूले आपको दिए गए हैं, ठीक है। जो आपके आगे रिएक्शन जो होंगी ना उसमें बेटा आपको ज़रूरत पड़ेगी इन सब की। तो यहाँ पर ये सारे फॉर्मूले हैं ना, ये हमको लिख लेने हैं, ठीक है। ये हमको, ये उससे कोई मतलब नहीं है ना, आपको बस फॉर्मूला लिखना है। जैसे पोटेशियम सल्फेट तो हमने कहा जैसे K2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट जो है CaSO4, ये सारे सल्फेट मूलक हैं, यानी कि सल्फेट जो हैं वो सल्फेट यौगिक हैं क्योंकि इनमें सल्फर पाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हमको बेटा याद है, ये जो है आपके ये सल्फेट है ना, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4,
कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। सोडियम क्लोराइड वाले जैसे ये सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट फार्मूले की बात करें तो NaNO3, सोडियम कार्बोनेट की अगर बात करें तो Na, है ना, यहाँ पर ये गलत छपा हुआ है बेटा, तो आप यहाँ पर ऐसा लिखना है इसको Na2CO3, ये गलत छपा हुआ है, ठीक है। आप इसको लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3, ठीक है, क्योंकि CO3 पे 2 माइनस, तो इसके लिए 2 प्लस सही होता है, इसलिए हमें यहाँ पर Na की संख्या 2 लेते हैं बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है अमोनियम क्लोराइड, तो यहाँ पर ये वाला गलत होगा, तो ये वाला आप सही लिखना, ठीक है बच्चा। अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल की अगर बात करें तो H2SO4, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल आपको हो गया, H2SO4 हो गया, दो जगह दिया गया, ठीक है। हाँ, यहाँ पर उसके लवण की बात बता रही है ना, तो यहाँ पर ये आपको 3 बार नहीं लिखना, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है ना। इसलिए हमने ये सारणी ऐसी नहीं बनानी है आपको क्या करना है, ये नाम लिखना है, इसका फॉर्मूला लिखना है, और सल्फ्यूरिक अम्ल का अगर ये 4 जगह आया तो ये आपको चारों जगह नहीं लिखना है, आपको एक ही बार लिखना है H2SO4, ठीक है ना। बस ये बता रहा है कि ये जो लवण है ना, इससे आपका ये वाला जो है वो अम्ल प्राप्त होता है ना। लवण से जिससे अम्ल बना है ना, वो यहाँ दिया गया है, ठीक है। जैसे ये इसका लवण है और इसका अगर अम्ल की बात करें तो HNO3 होगा। ऐसे ही कार्बोनिक अम्ल होता है H2CO3, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको पहले भी बता चुके हैं, कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं HCl, ठीक है। यहाँ पर देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बच्चा, वो आपका होता है KOH, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है बेटा MgOH का होल ट्वाइस, है ना। कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस, सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH, दोबारा नहीं लिखना है आपको, सिर्फ आपने ऊपर अगर पढ़ लिया है तो फिर आप उसको नहीं लिखेंगे। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये बेटा आपका होता है NH4OH, और बाकी सब आपका कुछ नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूले लिखने हैं और उनका अणुसूत्र लिखना है, ठीक है बच्चा। आगे देखते हैं, ये जो है बेटा यहाँ पर फिर से pH मान आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है, वो आपके दिए गए थे वहाँ पर, और यहाँ पर भी कुछ pH मान आपको याद करने हैं, ठीक है। जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें बच्चा, तो इसका pH मान बेटा कैसा होता है, 7 होता है, यानी कि ये कैसा होता है, उदासीन प्रकृति का होता है, क्योंकि ना तो ये प्रबल, है ना, अम्ल में तो आता नहीं है, क्योंकि 7 के अश्व में उदासीन में आता है। उदासीन में ना तो अम्लीय आयन होते हैं और ना ही क्षार की उदासीन होता है वो, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट का pH मान बेटा 7 होता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड का pH मान 7 से, यहाँ पर लिखा है 7 से ज़्यादा, कितना होता है, 7 से ज़्यादा। जिंक सल्फेट की अगर बात करें तो बस आपको ये लिखना है, ठीक है। यहाँ पर ये और सारणी बना लेना, जैसे अम्ल का प्रयोग करें तो HCl अम्ल का प्रयोग करते हैं, क्षारक यहाँ पर NOH लगाते हैं, और लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं करता है, ठीक है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उदासीन होता है। तो बेटा ये आपको सारणी बना लेनी है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है ना, तो यहाँ पर आपको ये सारणी जो है वो आपको बना लेनी है, ठीक है बच्चा। ऐसे आपका कॉपर सल्फेट का कभी कभी pH मान पूछ लिया जाता है, क्योंकि NCERT पोर्शन जब से हमारा लागू हुआ है ना, तो क्वेश्चन कहाँ से बने कुछ नहीं कह सकते, है ना। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन NCERT जब आपका लेवल शुरू हुआ है तो वो डीपली क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो बोर्ड में आपका ना छूटे, इसलिए आपको ये सब चीज़ें याद कर लेनी है, ठीक है बच्चा। आगे चलते हैं, आज हमारा शुरू होने वाला है धातु और अधातु। हालांकि 30% सिलेबस आपको पता है लेस कर दिया गया है, यानी कि कम कर दिया गया है बोर्ड परीक्षा में हमारा, और उसमें भी टॉपिक जो है बेटा वो हम आपको बता दे रहे हैं। धातु अधातु जो है, यानी कि इनकी डेफिनेशन, इनके गुण, इनके रासायनिक गुण, ये सब कुछ हटा दिया गया है, ठीक है। लेकिन चूंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, धातु और अधातु, तो हमें इसके बारे में थोड़े बहुत जो फैक्ट हैं वो पता होने चाहिए, ठीक है ना। इसलिए हमें आज को जो आपका इंट्रो होगा चैप्टर का वो आपको पढ़ लेना है, बस आपको नोट नहीं करना है कुछ भी, ठीक है ना। अभी जो हम बताएंगे जहाँ आपको नोट करना है वो हम आपको बता देंगे क्या आपको नोट करना है, ठीक है बच्चा। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ हमको इंट्रो दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिलेबस जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ ये आपके बोर्ड में नहीं आने वाला है। बोले सर जी अब नहीं आने वाला है तो पढ़ा क्यों रहे हैं, फिर समझिए। चैप्टर का नाम क्या है, धातु अधातु। तो भाई चैप्टर में धातु अधातुओं में जब उनके गुण व्यवहार, हालांकि टॉपिक तो हटा दिया गया धातु अधातु, इसके गुण नहीं आएंगे, ठीक है ना, बट आपके इस चैप्टर तो यही है ना, तो धातु अधातु के बारे में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उनके बारे में भी हमको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं तीसरे में क्या है। सबसे पहले धातु होती क्या है, असल में धातु क्या है, ठीक है। तो सीधी बात है, जो धनायन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, असल में उन्हें कहा जाता है बेटा धातु। जैसे Na ने क्या किया, Na+ लिखा देखा होगा, Mg पे आपने डबल प्लस लिखा देखा होगा, ठीक है, Ca पे आपने डबल प्लस लिखा देखा होगा। तो जिन पे बेटा ये जो प्लस दिखाई दे रहा है ना, हाइड्रोजन को छोड़ देना भाई,
हाइड्रोजन प्लस आयन जो है ये सिर्फ व्यक्त करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं करता है, इसलिए ये बेटा इसको धातु की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। प्लस आयन ये शो करता है, ठीक है ना, बट इसको धातु की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, ये आपको याद रखना है। बाकी जितने एलिमेंट हैं ना उन पर प्लस आपको दिखाई दे जाए तो समझ लेना धातु। बोले सर जी जैसे यहाँ पर Cu पर प्लस लगाया तो क्या धातु है? बिल्कुल। बोले सर जी एक प्लस हो, एक प्लस या दो प्लस से कोई मतलब नहीं है, जिन पर प्लस है वो आपका धातु है। एक और प्लस दो प्लस क्या बताते हैं? अगर एक प्लस है तो इसका मतलब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और अगर किसी पर दो प्लस है तो उसने दो इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि Na प्लस है तो इसका मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, दान दे दिया किसी को, ठीक है ना। तो ये बेटा धनी हो गया, और धनी जानती हो भाई हमारे पास रुपया होगा तभी तो हम दूसरे को दान दे पाएंगे। जब हमारे पास खुद नहीं होगा या खुद नहीं होगा तो हम दूसरों को क्या देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर धातु के बारे में आपको पढ़ लेना है, बस इतना समझ लीजिए कि जो पॉजिटिव आयन बनाते हैं ना आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर जो एलिमेंट जो हैं वो धनायन बनाते हैं ना बच्चा, वो आपके कहलाते हैं धातु, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर दिया आयरन, आयरन क्या होता है? Fe होता है। कॉपर, एल्यूमिनियम, बस आपको सुनना है, जहाँ हमने क्या कहा, जहाँ आपको लिखना होगा ना नोट के रूप में, वहाँ पर नोट करके लिखेंगे फैक्ट, ताकि आपको याद रहे, ठीक है भाई। अभी 30% हटा दिया गया है, लेकिन जब आप आगे तैयारी करेंगे ना तो उसमें तो 30% ये जो लेस हुआ है वो भी आएगा ना, तो आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज इसके बारे में भी पता होनी चाहिए। मान लीजिए आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, फिर वहाँ पर तो ये नहीं देखेंगे ना 30% बोले सर जी हमने नहीं पढ़ा था ये, तो वहाँ पर आपको धातु के बारे में भी पढ़ा, इसलिए मैं टॉपिक आपको मतलब लिखाऊंगा नहीं, बट आपको थोड़ा बहुत समझा दूंगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सारे बेटा क्या है? धातु हैं, और आपको पता है अधिकांश धातुएं जो हैं वो ठोस अवस्था में ही पाई जाती हैं, ठीक। अब इनके कुछ गुण भी होते हैं, जैसे इनमें धातु एक विशेष चमक होती है, सोने में विशेष चमक होती है, इसलिए उसके आभूषण बनाए जाते हैं ना, बहुत अच्छी चमकदार वस्तु होती है, कभी कितने समय भी रखे रहो लेकिन उसमें चमक रहती है, तो इसलिए बेटा इसके आभूषण बनाए जाते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखना कि सभी धातुओं में कुल में किसी में ज़्यादा चमक होती है, किसी में कम, लेकिन धातुओं में विशेष चमक पाई जाती है ना, ज़्यादातर धातुओं में विशेष चमक पाई जाती है, उसको धात्विक चमक कहते हैं, ठीक है। ये बेटा आपको याद कर लेना है, मतलब बस आपको समझ लेना है। अगला पॉइंट क्या है कि धातुएं तनती हैं। तनती का मतलब ये जो तार होता है ना, तार जो होते हैं ना उनको धातु को तान कर ही बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी फैक्ट, ये बेटा आपको नोट में लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या? जैसे अगर मान लीजिए कि 1 ग्राम सोना हो, कितना हो? सोना है, अगर वो हम 1 ग्राम सोना लेते हैं, 1 ग्राम समझ लीजिए 1 ग्राम सोना है ना, मात्र 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, यानी कि उसमें इतना तनने का गुण होता है। अगर उसे ताना जाए तो अब ये नहीं है कि तुम सीधे ताना लगे बाद पकड़ के, ठीक है ना, वो मशीनों के द्वारा उसका तार बनाया जाता है, तो इतना पतला तार बनाया जा सकता है कि उस तार की जो लंबाई होगी ना बच्चा, वो 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है 1 ग्राम सोने से, ठीक है। तो बेटा ये आपको फैक्ट जो है ये आपको नोट कर लेने हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना आपको? क्या समझ में आया कि जो सोना होता है ना वो इतना ज़्यादा उसमें तन्यता का गुण होता है कि उसका 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो बेटा ये आपको याद कर लेना है, ये बिल्कुल आपको याद रखना ही है। आप इसको चाहे आगे चाहे चैप्टर में, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आप जब फेयर बनाए बच्चा तो आप उसको नोट डाल के लिख लें। नोट लिखें, नोट नंबर 1, तो आप यहाँ पर ये पॉइंट लिख दिया। नोट का मतलब ये है कि विशेष चीज़ें, ठीक है ना, जो शायद परीक्षा में इस अभी ना पूछे जाए, पर आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये कोई बैटरी रखी हुई है, यहाँ पर ये बल्ब जुड़ा हुआ है और ये वायर के द्वारा इसको जोड़ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर अभी हमने तार को जोड़ा नहीं है, और यहाँ पर जाँच करेंगे। जैसे यहाँ पर एक वायर यहाँ पर आई, ठीक है, एक वायर को हमने बेटा बैटरी जोड़ दिया और दूसरी वायर बैटरी के यहाँ है। जैसे ही हम इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो बल्ब जो है वो चलने लगेगा, यानी कि चलने का मतलब जलने लगेगा, ठीक है, शायद चलना भूल गए, तो ये ध्यान रखें बच्चा, जलने लगेगा। क्यों जलने लगेगा? क्योंकि विद्युत धारा बहने लगेगी। अब इससे क्या पता चल रहा है, ये जो वायर है ना वो किसकी बनी होती है? तो आप कहेंगे सर या तो वो एल्यूमिनियम की होगी या वो कॉपर की होगी, ठीक है ना। तो अब एल्यूमिनियम पर भी प्लस होता है ना, ट्रिपल प्लस होता है। कॉपर पर भी एक तो 1 प्लस होता है और 2 प्लस भी होता है। तो कॉपर और एल्यूमिनियम प्लस होते हैं ना, तो ये क्या है? धातु। यानी सीधी बात समझ गए ना, धातु जो है वो विद्युत का चालन कर रही हैं, उनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए वो क्या है? सुचालक होती हैं। सुचालक समझते हो ना, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, करंट आ रहा हो जिसमें, है ना, वो आपके क्या होते हैं? सुचालक, ठीक है। तो
यहाँ पर दिया भी गया है, क्या दिया गया है देखो। तो यहाँ पर देखिए कि जो सिल्वर और कॉपर है ना, सबसे अच्छे चालक माने जाते हैं। सिल्वर मतलब समझते हो ना चांदी, कॉपर मतलब समझते हो ना Cu। ये दो एलिमेंट जो है वो सबसे अच्छे चालक माने जाते हैं। पहले नंबर पे आपका होता है चांदी और दूसरे नंबर पे बेटा होता है कॉपर। बोले सर जी अगर इतना ही अच्छा होता है तो इसके वायर क्यों नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है चांदी के। तो भाई चांदी जो है भाई साहब वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, इसलिए चांदी के वायर नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो कॉपर जो है बच्चा इसके बनाए जाते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता, ये आसानी से मिल जाता है हमको। तो इसलिए चांदी हालांकि सबसे अच्छी सुचालक होती है, ये बेटा आपको ध्यान रखना। पहले नंबर पर अगर पूछा जाए सबसे अच्छे चालक या सुचालक कौन है, तो आपको आंसर देना है बच्चा क्या, चांदी, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा। अब यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें आपको पता कर लेनी है, जैसे पॉलीवाइनिल क्लोराइड PVC फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी नहीं लेकिन आगे परीक्षा में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी आपकी पढ़ाई जो है आगे बढ़ाएंगे आप, जब जॉब की तैयारी करेंगे तो बेटा आप इसको चीज़ें याद। PVC को फुल फॉर्म होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ठीक है। ये रबड़ जैसी होती है और इसका उपयोग किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि प्लास्टिक के हत्थे लगे होते हैं, जैसे आपने प्लास में देखा होगा, पेंचकस में देखा होगा ना, तो ऐसे ये कुचालक होता है। कैसा होता है, कुचालक होता है, ठीक है ना। तो ये PVC का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। PVC को हम लोग कहते हैं पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इसको भी बेटा आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अब पता ही आपको धातुओं को जब आपस में टकराया जाता है ना तो वो एक ध्वनि करती हैं। क्या करती हैं बेटा, ध्वनि करती हैं, उसको हम लोग कहते हैं सोनोरस। क्या कहते हैं हम लोग, जैसे आपसे पूछा जाए कि सोनोरस क्या है तो आप बताएंगे कि जब धातुओं को आपस में टकराया जाता है ना तो वो ध्वनि जो निकलती है ना उसको हम लोग कहते हैं सोनोरस। जैसे आपने देखा होगा स्कूल की घंटी बजती है, मतलब जैसी भी वर्ड नहीं हो, कोई भी प्रकार की हो सकती है, बट वो उसको हम लोग सोनोरस कहते हैं, ठीक है बच्चे। अधातु क्या होती हैं सब लोग जानते हैं। अब हमने क्या पढ़ा, प्लस वाले जो होते हैं वो धातु होते हैं और जैसे ही माइनस आयन जो बना रहे होंगे भाई साहब वो आपके होंगे अधातु, ठीक है ना। जैसे Cl माइनस अधातु, Br माइनस अधातु, ठीक है ना। तो ये हमको याद कर लेना है ना। अब क्या पता चला, प्लस वाले धातु और माइनस वाले जो हैं वो अधातु, ठीक है। अब यहाँ पर और क्या पता करना है आपको कि अभी हमने क्या बताया था, धातु अधिकांश जो हैं वो पाई जाती हैं सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में। और अगर सॉरी धातुओं की बात कर रहे हैं, धातु जो पाई जाती हैं वो आपकी ठोस अवस्था में पाई जाती है अधिकांशतः, एक आध दो जैसे आपकी मरकरी होती है ये आपके लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है ना। और बाकी सब जो है वो आपकी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। और यहाँ पर अगर हम धातुओं की बात करें तो ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, ठोस में भी मिलेंगी आपको, गैस में भी मिलेंगी और द्रव में भी मिलेंगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। जैसे यहाँ पर दिया गया ब्रोमीन जो है वो ऐसी धातु है जो लिक्विड में पाई जाती है, ठीक है ना। ये पॉइंट पहला हो गया। बाकी सारी धातुएं या तो ठोस होती हैं या क्या होती हैं, गैस होती हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा बनता है ब्रोमीन जो है एकमात्र ऐसी धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है बेटा। आगे आ जाओ। यहाँ पर सारणी बहुत सारी दी जाती हैं कभी कभी, जैसे सतह का प्रकार क्या होता है ये आपको नहीं करनी है, खैर ठीक है, बस हमको आपको जनरल चीज़ें बता रहे हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, जैसे मरकरी जानते हो ना, Hg जिसको हम लोग कहते हैं ना, ये कमरे के ताप पर है ना ठोस अवस्था में जो है वो सारी धातुएं जो हैं वो कमरे के ताप पर कैसी पाई जाती है, ठोस अवस्था में। बस मरकरी जो है Hg ये बेटा लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। धातु हमने क्या बताया, अधिकांश धातुएं जो हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, पर ये जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर ये भी पॉइंट आपको कर लेना है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे आप लोग, गैलियम और सीजियम जो है इनके गलनांक जो है बहुत कम है। कैसे हैं, इनके जो गलनांक है ना ये बहुत जल्दी गल जाती हैं। तो जैसे ही आप इनको हथेली पर रखते हैं ना तो ये पिघलने लगती हैं। क्या होने लगती हैं, ये पिघलने लगती हैं। जैसे बर्फ़ को रखते हैं ना तो पिघलने लगते हैं, ऐसी गैलियम और सीजियम दो ऐसे एलिमेंट हैं, इनका गलनांक बहुत कम होता है, इसलिए जब इनको आप हथेली पर रखते हैं ना, धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगती हैं। समझ में आ रहा है ना। तो बेटा ये आपको नोट कर लेना है। आयोडीन अधातु होते हुए कैसा होता है, चमकीला, क्योंकि अधातुओं में चमक नहीं होती है, धातुओं में तो होती है बट अधातुओं में चमक नहीं होती है। और अधातुएं जो होती हैं बहुत सारे अपर रूपों में पाई जाती हैं। जैसे कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन से ही हीरा बनता है, कार्बन से ही ग्रेफाइट बनता है, ठीक है ना। और कार्बन से ही बहुत सारी कोयला है, पत्थर वाला कोयले की बात हो रही है, वो भी बनता है। तो भैया ये जो है कार्बन होता तो है एक ही है कार्बन, लेकिन वो अलग अलग रूपों में पाया जाता है, तो उस रूप को ही बच्चा हम लोग कहते हैं अपर रूप। क्या कहते हैं हम लोग, अपर रूप, ठीक है। क्षारीय धातुओं की अगर बात करें है ना तो ये इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से काटा जाता है। अब वो क्षारीय धातुओं कौन सी होती हैं, तो बेटा ये भी आपको नोट कर लेना है। जैसे लिथियम है,
सोडियम है, पोटेशियम है, ये क्या है, मुलायम होती है ना। चाकू से आप जो है, जैसे आपने ब्रेड मक्खन ऐसा टाइप का होता है, मक्खन से थोड़ा टाइट होगा है ना, ब्रेड टाइप का होता है, उसको जैसे चाकू से काटा जाता है ना, ऐसे ही इसको भी चाकू से काटा, जैसे रबड़ आप लोग यूज करते हैं वैसी टाइप का होता है, ये मुलायम बहुत ज़्यादा, ठीक है। और अधिकांश जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं ना बेटा, है ना, वो कैसे होते हैं, तो वे क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातुओं के अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं ना, वो आपके कैसे होते हैं, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और धातुओं के ऑक्साइड जो कैसे होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे वहीं धातुओं के ऑक्साइड जो हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय, और अधातुओं के ऑक्साइड जो हैं बच्चा वो आपके होते हैं अम्लीय। तो ये दो चीज़ें बेटा आपको और याद रखनी है। क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय और अधातुओं के ऑक्साइड जो हैं वो अम्लीय होते हैं, ठीक है, याद रहेगा आपको, ठीक है। और आज के लेक्चर में बस इतना ही इंट्रो मैं आपको दूंगा, और आगे लेक्चर जो है अब हम लोग वो पढ़ेंगे जो आने वाला है, यानी कि जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। ये सिर्फ एक इंट्रो था जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपने 4, 5, 6, 8, 7, 8 नोट जो है वो आपको कंप्लीट कर लेना। आपको उसको कॉपी में सबसे पहले मेंशन करना उसको, ठीक है, ताकि आगे अगर आप परीक्षा दें किसी की भी तो वहाँ पर आप अपना अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें, ठीक है। इसी से लेक्चर को समाप्त करते हैं, धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।